हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 12 ग्रामीण विकास एवं रोजगार पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2024-25 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के सीजीपीएससी ई पाठशाला के आर्थिक सर्वेक्षण की बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सीजीपीएससी ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। हमारे YouTube पर जो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियो सीरीज चल रहे हैं, उसके सारे कंटेंट आपको इस बुक में मिल जाएंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 12 ग्रामीण विकास एवं रोजगार। सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट दिए गए हैं जो कि आपके जीएस का पोर्शन है। पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। पंचायत व्यवस्था वर्ष 2012 में राज्य स्थापना के साथ लागू हुआ। संविधान के 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के 29 कार्यों का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। यह आपका जीएस का एक क्वेश्चन बनता है कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को कुल कितने कार्य सौंपे गए हैं। तो कुल 29 कार्य सौंपे गए हैं पंचायतों को, और इसका उल्लेख 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के 29 कार्य सौंपे गए हैं। ठीक, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको दे देगा 29 की जगह 27 कर देगा या 31 कर देगा। और किस क्षेत्र के, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय क्षेत्र के 29 कार्य सौंपे गए हैं, जिसका उल्लेख 11वीं अनुसूची में भी है। अब देखिए, पंचायतों से रिलेटेड यहां पे जनगणना 2011 के कुछ आंकड़े दिए गए हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जिला पंचायतों की संख्या है आपकी 28। ये जो आपका डाटा दिया गया है, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। लेकिन हाल ही में एक जो है आपका राजपत्र प्रकाशित हुआ, जिसमें आपके नए जिला पंचायतों के गठन या उनके सृजन के बारे में उल्लेख था। आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 33 हो गई है। 9 गठित जिला कौन कौन से हैं? एक है आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़, दूसरा सक्ती, तीसरा मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, चौथा खैरागढ़ छुईखदन गंडई, और पांचवा है आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो ये 5 और जो नए जिले बने हैं, वहां पर भी जिला पंचायत का गठन हो चुका है। और अब हमारे प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? 33। ये डाटा को आपको अपडेट करना है। ठीक है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे में आपको 28 ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप संख्या लेंगे 33। जिलों की संख्या 33 और जिला पंचायतों का संख्या जो है ये भी हो चुका है 33। जनपद पंचायतों की बात करें तो इनकी संख्या है 146, और ग्राम पंचायत की बात करें तो इनकी संख्या है 10,971। ठीक, यह है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर जनपद पंचायत, और सबसे टॉप पे होता है आपका जिला पंचायत। और गांव की संख्या है 20,126। आपका गांव यानी कि ग्राम तथा ग्राम पंचायत दोनों में अंतर होता है। किसी एक गांव को जनसंख्या के आधार पर भी ग्राम पंचायत घोषित किया जा सकता है, या दो से अधिक छोटे छोटे गांव को मिला करके भी उन्हें एक ग्राम पंचायत घोषित किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि कोई गांव है वहां उसे ग्राम पंचायत घोषित किया जाए, जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी गांव की जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो उस एक गांव को भी ग्राम पंचायत घोषित कर सकते हैं, या फिर आपके 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे गांव को मिला करके उन्हें एक ग्राम पंचायत घोषित किया जा सकता है। इसीलिए यहां पे ग्राम पंचायतों की संख्या 10,971 और गांव की संख्या है 20,126। लेकिन ये बात हो रही है आपके जनगणना 2011 की। पंचायत विभाग का एक सेपरेट प्रशासनिक प्रतिवेदन आया था 2019-20 में, जिसके अनुसार हमारे प्रदेश में 11,664 ग्राम पंचायत और गांवों की संख्या है 20,255। ये दोनों आंकड़े अलग अलग है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अलग से स्पेसिफाई करेगा जनगणना 2011 के अनुसार या आपके पंचायत विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार। तो जो आपका क्वेश्चन में मेंशन किया गया है उसके आधार पर आप अपने इस ग्राम पंचायत और गांव के डाटा को
आंसर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ग्रामीण छत्तीसगढ़, यानी कि हम पढ़ रहे हैं अभी अध्याय 12 ग्रामीण विकास एवं रोजगार। तो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जो एरिया है वहां की जनसंख्या से संबंधित यहां डाटा दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम जनसंख्या की बात करें जनगणना 2011 के अनुसार, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 2,55,00,000 आबादी है छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 के अनुसार। वैसे तो जनगणना के नए आंकड़े आ जाने चाहिए। हमारे भारत में जो है प्रति 10 वर्ष में, यानी कि दार्शनिक जनगणना होती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, उससे पहले की जनगणना 2001 में हुई थी। अभी जो नई जनगणना के आंकड़े 2021 में आ जाने चाहिए थे, लेकिन 2020 पूरा कोरोना काल गया, सारी जो आपके शासकीय कार्य थे वो ठप पड़े हुए थे, और 2021 में आने वाले डाटा अब तक 2024 में भी नहीं आए हैं। तो ये जनगणना के आंकड़े कब आएंगे इसका कोई अनुमान नहीं है। तो अभी भी आप कोई भी क्वेश्चन आएगा जनगणना से रिलेटेड, तो आप जनगणना 2011 के आंकड़े लेंगे, या फिर अध्याय 2 में जो जनसंख्या वाला टॉपिक है उसमें अलग से मेंशन करके देगा। अगर आपको अध्याय 2 जो हमने जनसंख्या वाले टॉपिक में छत्तीसगढ़ राज्य के अभी 2023 तक की स्थिति में जनगणना को देखा है, तो उसमें अलग से मेंशन कर देगा कि आपकी 31 मार्च 2023 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, आपका डेट मेंशन करके देगा। तो अध्याय 2 के आंकड़े आपको पढ़ने हैं। और अगर नॉर्मल क्वेश्चन देगा जनगणना से रिलेटेड, तो जनगणना 2011 के आंकड़े आपको लेने हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 2,55,00,000। इस 2,55,00,000 आबादी में से ग्रामीण जनसंख्या है 1,96,00,000। ठीक है, 1,96,00,000 ग्रामीण जनसंख्या है। इंपॉर्टेंट है, यह आंकड़ा याद होने चाहिए। यानी कि छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 76.76%, ठीक है, 3/4 से ज्यादा 76.76% आबादी, 76.76% आबादी गांव में निवास करती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा। इस मनरेगा से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसकी शुरुआत हुई 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, ये एक एक्ट था, एक अधिनियम लाया गया था आपके 2005 को, और उसके एक साल बाद अखिल भारतीय स्तर पर इसकी शुरुआत की गई 2 फरवरी 2006 को। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले से किया गया था, इस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का। इसका उद्देश्य क्या है? इच्छुक श्रमिकों को हर वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार 100 दिनों का रोजगार या बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन किया जाएगा। यहां पर जितने के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है वो सारे वर्ड को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कथन आधारित प्रश्न अगर पूछा गया ना तो हेरफेर इसी में करेगा। जैसे लिखा हुआ है वैसे याद होना चाहिए। सबसे पहले इच्छुक श्रमिकों को, यानी कि ऐसे श्रमिक जो कि कार्य करने के इच्छुक है, उन्हें हर वित्तीय वर्ष में, जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक रहता है, तो हर वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार, किसी एक सदस्य को नहीं, किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं, एक परिवार को प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार या बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन किया जाएगा। देखिए क्या होता है ना, यहां पे जो प्रति परिवार की बात हो रही है, तो हर एक परिवार का एक जॉब कार्ड बना होता है, जॉब कार्ड, और उस जॉब कार्ड में आपके इच्छुक श्रमिकों के नाम का जिक्र रहेगा। जैसे कि एक आपके परिवार में 3 सदस्य है जो कि कार्य करने के इच्छुक है, तो उनका ये जॉब कार्ड में नाम होगा, और उन्हें 100 दिन का निश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। 100 दिन का निश्चित रोजगार, ऐसा नहीं कि तीनों के तीनों सदस्यों को अलग अलग 100 दिन का रोजगार मिलेगा, इन सभी को मिला करके 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। जैसे कि 3 सदस्य है, ठीक है, आपके 3 सदस्य है, एक जाकर के 50 दिन काम करके आया, दूसरा जाकर के 20 दिन काम करके आया, तीसरा जाकर के आपका 30 दिन काम करके आया, तो ये तीनों व्यक्तियों का मिलाकर कितना हुआ? 100 दिन हो गया। ठीक है, तो ये
पूरा परिवार का, प्रति परिवार 100 दिन रोजगार प्रदान किया जाएगा और स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन किया जाएगा। स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन का मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो किसी एक जगह पर गड्ढा खोद दिए और उसी गड्ढे को उसी मिट्टी से पाट करके पैसा दे दिए। इसमें स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन किया जाएगा, यानी कि ऐसी परिसंपत्ति जो कि स्थायी हो, जैसे कि शासकीय भवनों का निर्माण किया जाएगा, नहरों का निर्माण किया जाएगा, शासकीय स्कूलों का निर्माण किया जाएगा, अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा, सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जो कि स्थायी हो। तो यहां पे जितने भी वर्ड लिखे हैं ना, ये कथन आधारित प्रश्न में बन सकता है और इसके एक आधी वर्डिंग चेंज कर दिया तो पूरे मायने बदल जाएंगे। इच्छुक श्रमिकों को हर वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार, यहां प्रति परिवार की जगह क्या कर देगा, प्रति सदस्य कर देगा। ठीक है, प्रति परिवार 100 दिनों का रोजगार प्रदान कर स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन किया जाएगा। ठीक है, इसके लाभार्थी कौन होंगे? इसके लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र के वयस्क अकुशल श्रमिक। ठीक है, वयस्क अकुशल श्रमिक। पहला चीज तो ये, इसका फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, यानी कि ये ग्रामीण क्षेत्र में लागू है, शहरी क्षेत्र में नहीं। ठीक, वयस्क अकुशल श्रमिक, एक होते हैं अकुशल यानी कि अनट्रेन्ड और दूसरे होते हैं ट्रेन यानी कि प्रशिक्षित आपके श्रमिक। प्रशिक्षित श्रमिक जिन्हें ट्रेनिंग दिया गया, जो किसी प्लांट में जाकर के बड़े बड़े मशीनों को चला रहे हैं। यहां पे बात हो रही है अकुशल श्रमिक की, जिन्हें ट्रेनिंग प्रदान नहीं किया गया। गड्ढा खोदने में, सड़क बनाने में कोई प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर पात्र कौन होंगे? पहला कंडीशन ग्रामीण क्षेत्र के और दूसरा वयस्क अकुशल श्रमिक इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, मनरेगा का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से हुआ? अखिल भारतीय स्तर पर 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू किया गया। जिस तिथि को यह योजना लागू हुआ उस तिथि में हमारे छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को शामिल किया गया था इसके अंतर्गत। उसके बाद 1 अप्रैल 2007 को इसका विस्तार भारत के अन्य क्षेत्र में किया गया और इस समय इस 1 अप्रैल 2007 को हमारे छत्तीसगढ़ के 4 अन्य जिलों को इस मनरेगा के अंतर्गत शामिल किया गया और 1 अप्रैल 2008 से हमारे समस्त जिले, सभी के सभी जिले मनरेगा के अंतर्गत शामिल हो गए। अगर हम किसी नए जिले का भी गठन करते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली मनरेगा के अंतर्गत शामिल रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका मनरेगा। शुरू में इस योजना का जो नाम है ना, ये था आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे नरेगा के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? नरेगा के नाम से। बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके रखा गया मनरेगा। इस डेट को भी याद रखना, मनरेगा से ना मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं। मनरेगा अधिनियम 2005 में लागू किया गया। इसकी शुरुआत हुई 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को छत्तीसगढ़ के 11 जिले शामिल किए गए। उसके बाद 1 अप्रैल 2007 को जब इसका विस्तार हुआ तब छत्तीसगढ़ के 4 अन्य जिले शामिल हुए। 1 अप्रैल 2008 को छत्तीसगढ़ के सभी जिले इसके अंतर्गत शामिल हुए। पहले शुरुआत में इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती के अवसर पर जो है 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके नरेगा के आगे जोड़ दिया गया महात्मा गांधी, तो इसका नाम हो गया मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो ये सारे डेट भी याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसके आर्थिक सर्वेक्षण में जो आंकड़े दिए गए हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मनरेगा के अंतर्गत सृजित मानव दिवस, सृजित मानव दिवस, यहां पे वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 सितंबर तक के डाटा दिए गए हैं। कुल सृजित मानव दिवस, लाभान्वित परिवारों की संख्या, कम से कम 100 दिनों का रोजगार कितने परिवारों को प्राप्त हुआ। सृजित मानव दिवस का मतलब समझिएगा। मान लीजिए पहले दिन कहीं पर कोई काम हो रहा है, डे 1, तो वहां पर काम करने के लिए कितने मजदूर पहुंचे? टोटल 50 मजदूर पहुंचे हैं। ठीक है, तो दिन तो एक है, एक ही दिन में 50 मजदूर कार्य कर रहे हैं, तो ये 50 रोजगार दिवस कहलाएगा। 50 रोजगार दिवस। ठीक है, दिन एक ही है, पहले दिन काम करने के लिए 50 मजदूर पहुंचे, तो ये हर एक मजदूर का एक एक दिन काउंट होगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा 50 रोजगार दिवस। तो यहां पे जो कुल सृजित मानव दिवस की बात हो रही है तो वो यही है, आपके रोजगार या कुल सृजित मानव दिवस। ठीक है, जिस दिन कितने लोग कार्य करने आए। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की स्थिति में
1325.17 लाख परिवार, 1325.17 लाख दिवस आपके सृजित हुए। ठीक, लाभान्वित हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25.74 लाख परिवार इसके अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं और कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ है आपका 3.51 लाख परिवारों को। ध्यान देना, ये जो मनरेगा है ना, मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का निश्चित रोजगार प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये किसका है योजना? ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना मनरेगा के अंतर्गत प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा और इसके व्यय का वहन कौन करेगी? केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है। राज्य शासन चाहे तो 100 दिन के अतिरिक्त भी रोजगार दे सकती है, लेकिन जो अतिरिक्त दिवस होगा उसके व्यय का वहन राज्य सरकार को करना होगा। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 150 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, आगे हम देखेंगे। तो उस 150 दिन में 100 दिन के व्यय का वहन वो करेगा केंद्र सरकार, और जो अतिरिक्त 50 दिन प्रदान किया जा रहा है उसके व्यय का वहन करेगा छत्तीसगढ़ सरकार। ठीक है, तो यहां बोला जा रहा है कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को 150 दिन का रोजगार मिलेगा। जो न्यूनतम क्राइटेरिया क्या है? कम से कम 100 दिन का रोजगार तो प्रदान किया ही जाएगा, 100 से अधिक 150 दिन भी प्रदान कर सकते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3.51 लाख परिवार ऐसे थे जिन्हें 100 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसमें आपके टोटल लाभान्वित परिवार 25.74 लाख परिवार लाभान्वित हुए। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में महिलाओं की भागीदारी 53% थी। महिलाओं की भागीदारी से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। प्रश्न पूछा जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मनरेगा में सृजित मानव दिवस में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी? तो वो थी 53%। दूसरा है वित्तीय वर्ष 2023-24, लेकिन ये आंकड़ा अधूरा है, सितंबर तक है। हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक रहता है, लेकिन यहां 1 अप्रैल से लेकर के कब तक का है? सितंबर तक का बस है। तो देखिए, ये दोनों डाटा में ना आपको डिफरेंस दिखेगा, ये संख्या बड़ा दिखेगा, ये संख्या छोटा दिखेगा। तो सितंबर 2023 तक की स्थिति में सृजित मानव दिवस की संख्या जो थी वो थी 672.92 लाख दिवस। इसमें लाभान्वित परिवारों की संख्या 19.93 लाख परिवार लाभान्वित हुए। 27,591 परिवारों को कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया हुआ और इस वर्ष आपके 54% महिलाओं की भागीदारी रही। ठीक है, 2022-23 में जो 53% थी महिलाओं की भागीदारी, वो बढ़कर के हो गई 54%। तो ये आंकड़े याद होने चाहिए। इसमें से सृजित रोजगार या सृजित मानव दिवस से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, महिलाओं की भागीदारी से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में मनरेगा की वर्तमान स्थिति। ठीक है, ये पूरे के पूरे आंकड़े छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। प्रदाय रोजगार दिवस है 150 दिन। जैसे कि मैंने बताया कि 100 दिन का निश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा, ये केंद्र सरकार ने कहा है। उसके अतिरिक्त अगर कोई रोजगार प्रदान करती है कोई राज्य सरकार, तो अतिरिक्त रोजगार दिवस के व्यय का वहन किसे करना पड़ेगा? उस राज्य सरकार को। तो छत्तीसगढ़ में जो 150 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाता है, उसमें से 50 दिन के व्यय का वहन छत्तीसगढ़ सरकार करती है। नोट, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2013-14 से, यह भी याद होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2013-14 से मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिवस 100 से बढ़ाकर के 150 दिन कर दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में किस वित्तीय वर्ष से मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिवस 100 से बढ़ाकर 150 दिवस किया गया? तो वो है वित्तीय वर्ष 2013-14। ठीक, तथा देखिए, इस अतिरिक्त 50 दिन पर होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर हम बात करें मजदूरी दर की, तो यहां पर आपको एक अपडेट करना है। यहां पर आंकड़ा दिया गया है अप्रैल 2023 तक की स्थिति में। ये नया आ चुका है आपका अप्रैल 2024 का डाटा। मनरेगा के अंतर्गत 243 रुपए प्रति दिवस, ठीक है, 243 रुपए प्रति दिवस प्रदान किया जा रहा है। इस आंकड़े को आपको अपडेट करना है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति एक दिन आपके रोजगार में जा रहा है, कार्य में जा रहा है,
तो उसे एक दिन का 243 रुपए प्रदान किया जाएगा। ठीक, मजदूरी और सामग्री व्यय यहां पे अनुपात दिया गया है, आगे हम देखेंगे। केंद्र सरकार मनरेगा के अंतर्गत एक बजट जारी करता है, राज्य सरकार भी मनरेगा के अंतर्गत बजट जारी करता है। उस बजट राशि का जो है 60:4 में इसका व्यय होता है। 60:4 का मतलब जो बजट जारी किया जाएगा उसका 60% मजदूरी देने में जाएगा। क्या देने में? मजदूरी देने में, यानी कि जो व्यक्ति आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी रोजी। और जो 40% की राशि जो है वो सामग्री व्यय में जाता है। सामग्री व्यय यानी कि मजदूर तो है लेकिन उन्हें कार्य करने के लिए सामग्री की आवश्यकता होगी। उसकी जैसे मान लीजिए सड़क निर्माण करना है तो उसके लिए कुदाल लगेगा, आपका सब्बल लगेगा, घमेला लगेगा, फावड़ा लगेगा, कुदाल लगेगा। तो ये सारे आपके कार्य में उपयोग में आने वाली वस्तुओं को खरीदने में व्यय होगा। ठीक, अगर हम बेरोजगारी भत्ता, ये आपका थोड़ा डीप में जाकर के इसमें दिया गया है मनरेगा में। वैसे भी बहुत हल्ला उठा हुआ है कि आगे आने वाले समय में एडीओ का एग्जाम होगा। मैं गारंटी तो से तो नहीं बोल सकता, लेकिन अगर हुआ एडीओ का एग्जाम तो मनरेगा से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि उसमें अलग से आपका मनरेगा टॉपिक दिया गया है। इसको और डीप में जाके आपको पढ़ना है, तो थोड़ा सा यहां पर भी देख लीजिए, हो सकता है थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे तो अफवाह काफी समय से उड़ रहा है कि एडीओ का एग्जाम होगा, लेकिन कब होगा कोई नहीं बता रहा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल दावा कर रहे हैं, पता नहीं कहां से इनको जानकारी मिल जा रही है। मार्केट में भी कुछ दिनों में आपको कुछ पब्लिकेशन की बुक भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम कब होगा इसके बारे में कोई श्योरिटी के साथ नहीं बता रहा है। देखिए, बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता क्या है? मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई परिवार आवेदन करता है तो आवेदन किए जाने के 15 दिन के भीतर रोजगार मुहैया कराना आवश्यक है। ठीक है, 15 दिन के बाद रोजगार उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। इसमें क्या कहा गया है? इच्छुक परिवार, कोई परिवार कार्य करने के इच्छुक है और वह रोजगार मांगता है तो उसे रोजगार मांगे जाने के दिन से अगले 15 दिन के भीतर रोजगार दिया जाना आवश्यक है। अगर रोजगार देने में असफल होते हैं तो वह बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र होंगे। देखिए 15 दिन में जो है, देखिए 15 दिन के बाद रोजगार उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। 30 दिन के बाद बेरोजगारी भत्ता प्रथम दिन 1/4 मजदूरी दर प्रदान किया जाएगा और 30 दिन के बाद आधा मजदूरी दर उसे प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 30 दिन के बाद जो है बेरोजगारी भत्ता, जैसे कि मान लीजिए 15 दिन पूरा हो गया तो 15 दिन पूरे होने के बाद जितना भी आपकी राशि, जैसे 243 रुपए राशि है तो उसका 1/4 मजदूरी दर उसे प्रदान किया जाएगा। और पूरा का पूरा 1 महीने तक अगर उसको रोजगार नहीं मिला तो उसको निर्धारित मजदूरी दर का 243 रुपए की आधी राशि उसे बेरोजगारी भत्ता के रूप में प्रदान की जाएगी। महिला श्रमिक मातृत्व अवकाश भत्ता, 1 माह मजदूरी भुगतान प्रदान किया जाएगा। 1 माह की मजदूरी भुगतान। कंडीशन क्या है? देखिए, मातृत्व अवकाश यानी कि जो महिला श्रमिक गर्भवती है तो उसे 1 माह का मजदूरी भुगतान प्रदान किया जाएगा और मातृत्व अवकाश भत्ता दिया जाएगा। अवकाश तो मिलेगा और साथ ही साथ उसे जो है 1 माह की मजदूरी भत्ता का भुगतान होगा। शर्त क्या है कि 1 साल में यानी कि 12 माह में उसने 50 दिवस की मजदूरी पूरी की है, तब उसे 1 माह की मजदूरी का भुगतान प्रदान किया जाएगा। लोकपाल की नियुक्ति, जिला स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है, यानी कि अगर मनरेगा से संबंधित कुछ शिकायत है तो वो लोकपाल जो है उसका निराकरण करता है। बजट, ये बजट से मनरेगा में केंद्र सरकार ने कितना बजट का अलॉटमेंट किया है और राज्य सरकार ने कितना किया है, इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। केंद्रीय बजट में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है वित्तीय वर्ष 2024-25 में? तो केंद्रीय बजट में 86,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है, आवंटित की गई है मनरेगा के अंतर्गत। और छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु 2,788 करोड़ रुपए बजटीय राशि का प्रावधान है। ये दोनों भी डाटा आपको याद रखने हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका आरसेटी, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग स्कूल। ये आरसेटी का फुल फॉर्म है। कभी से आपसे ये आरसेटी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक, ये भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना है आपका रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग स्कूल, नाम से स्पष्ट है रूरल। इसके लाभार्थी कौन होंगे? 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण बीपीएल परिवार के युवक युवती। एक तो ग्रामीण क्षेत्र के होने चाहिए,
आयु 18 से 45 वर्ष होने चाहिए और इनका ये जो है इनका बीपीएल कार्ड जो है यानी कि बिलो दी पॉवर्टी लाइन का जो राशन कार्ड बना होता है बीपीएल परिवार के होने चाहिए। प्रशिक्षण अवधि 200 घंटे न्यूनतम अवधि निर्धारित है। आरसेटी के अंतर्गत ट्रेनिंग प्रदान किया जाता है, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है बाजार मांग के अनुरूप। अब ये बाजार मांग के अनुरूप का क्या मतलब है या क्या मायने हैं? जैसे कि आज का जो मार्केट है ये टेक्नोलॉजी का दौर है। आज के डेट में एडवांस टेक्नोलॉजी की टीवी अवेलेबल है, मोबाइल अवेलेबल है, टैबलेट अवेलेबल है, स्मार्ट वॉच अवेलेबल है। तो ये क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी, और बाजार में अभी इसी की डिमांड है। तो बाजार मांग के अनुरूप इसमें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जो आज की जो टीवी चल रही है उस टीवी के रिपेयरिंग का, ठीक है, टीवी रिपेयरिंग का, मोबाइल रिपेयरिंग का, स्मार्ट वॉच रिपेयरिंग का, ईयरफोन रिपेयरिंग का, ईयरबड रिपेयरिंग का, ये सारा इनको ट्रेनिंग प्रदान किया जाएगा बाजार मांग के अनुरूप। ठीक है, इसकी अलग अलग कैटेगरी है। ये तो मैंने आपको टेक्नोलॉजी का एग्जांपल दिया। इसमें राजमिस्त्री की भी ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, ठीक है, गार्डनर की भी ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। डिपेंड करता है कि सामने जो व्यक्ति है वो क्या प्रशिक्षण लेना चाहता है। ठीक है, तो इसमें कम से कम 200 घंटे का, मिनिमम 200 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। आरसेटी केंद्र अविभाजित 18 जिलों में, ठीक है, जब आपके 18 जिले थे, अभी वर्तमान में 33 जिले हैं। जनगणना में अगर आप पढ़ेंगे तो 18 जिलों के आधार पर जनगणना के डाटा है, तो उसी जनगणना 2011 के अनुसार बात कर रहा है। अविभाजित 18 जिलों में 3 लीड बैंकों के द्वारा आरसेटी केंद्र संचालित है। यानी कि सरकार जो है फंड देती है और बैंकों के माध्यम से ये बैंक जो है ये ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा 11, देना बैंक के द्वारा 5 और सेंट्रल बैंक के द्वारा 2 आपके ट्रेनिंग सेंटर आरसेटी के अंतर्गत चला जा रहे हैं। आरसेटी करके अगर आप नेट में सर्च करेंगे आरसेटी छत्तीसगढ़, तो अलग से आपको ये रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग स्कूल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये बैंकों के माध्यम से संचालित है। व्यय प्रावधान, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रति हितग्राही की दर से व्यय का प्रावधान है। प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग 1, जैसे कि आपके शिक्षक भर्ती में होता है वर्ग 1, वर्ग 2, वैसे इसमें जो है अलग अलग कैटेगराइज किया गया है प्रशिक्षण का या कार्यों का। कोई टेक्नोलॉजी का सीखना चाहता है, कोई आपके सिविल का काम सीखना चाहता है, कोई मैकेनिक का काम सीखना चाहता है, तो उसे क्लासिफाइड किया गया है। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग 1 के तहत अगर कोई प्रशिक्षण कर रहा है तो उस पर 42.40 प्रति घंटा प्रति हितग्राही व्यय किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग 2 के अंतर्गत 36.5 रुपए प्रति घंटा प्रति हितग्राही व्यय किया जाएगा। और प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग 3, यहां पे 3 कर लेना, 1 लिखा हुआ है, उसके लिए 30.20 प्रति घंटा प्रति हितग्राही व्यय किया जाएगा। प्रशिक्षित की बात करें तो आरसेटी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 12,744 युवाओं को तथा 2023-24 में सितंबर माह 2023 तक की स्थिति में 7,665 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसका उद्देश्य क्या है, कौन पात्र है और प्रशिक्षण अवधि कम से कम कितनी है, और आरसेटी केंद्र किन बैंकों के द्वारा संचालित है और कि कौन से बैंक में के द्वारा कितने ट्रेनिंग सेंटर संचालित है, इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अभी तक इस सेक्टर से क्वेश्चन उठाया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM। शुरुआत में इस मिशन का नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, पहले इसका नाम था, पूर्व नाम था। 1 अप्रैल 2013 को इसका पुनर्गठन किया गया और नाम परिवर्तित करके रख दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। प्रश्न पूछा जाएगा कि आपके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का पूर्व नाम क्या था, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका उद्देश्य क्या है? BPL, बिलो दी पॉवर्टी लाइन, BPL युवाओं हेतु स्वरोजगार अवसरों का सृजन करना। इसमें जो वित्तीय पोषण यानी कि युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए जो वित्तीय व्यय किया जाता है उसमें 60% केंद्र सरकार वहन करता है और 40% राज्य सरकार वहन करता है। अगर संभावित ADEO एग्जाम हुआ तो उसका ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत व्यय होने वाली राशि या वित्तीय पोषण का अनुपात क्या है? केंद्र सरकार 60%, राज्य सरकार जो है 40% व्यय का वहन करती है। इस योजना को हमारे छत्तीसगढ़ में बिहान के नाम से भी जाना जाता है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को हमारे छत्तीसगढ़ में बिहान कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्राम सड़क योजना।
ग्राम सड़क योजना, एक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दूसरा है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसकी शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है, 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण बसाहटों को 12 मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ना, यानी कि गांव वाले क्षेत्र को 12 मासी डामरीकृत, डामर वाले सड़क से जोड़ना। ऐसे नहीं कि सरकार ने सड़क का निर्माण कर दिया, वर्षा ऋतु में इतनी बारिश हुई कि बारिश के कारण वो सड़क ही पानी के अंदर डूब गया, ठीक है, सड़क दिखाई देना ही बंद हो गया। तो अगर कहीं पर जरूरत है तो वहां पे पुल का भी निर्माण होगा। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण बसाहटों को 12 मासी, ऐसे सड़क जहां पे 12 माह आवागमन शुरू रहे, तो ग्रामीण बसाहटों को 12 मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना अंतर्गत आवश्यक आबादी क्षेत्र, अगर हम सामान्य क्षेत्र की बात करें तो 500 या उससे अधिक आबादी इस योजना के अंतर्गत शामिल होंगे, और आदिवासी बहुल क्षेत्र की बात करें तो 250 या उससे अधिक आबादी का क्राइटेरिया है। सामान्य क्षेत्र एक आदिवासी बहुल क्षेत्र यानी कि जनजाति बहुल क्षेत्र की बात हो रही है। अगर ऐसे क्षेत्र है तो उन क्षेत्र की आबादी 250 या उससे अधिक है तो उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़क का निर्माण किया जाएगा। अगर कोई सामान्य क्षेत्र है यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र है तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि वहां की आबादी 500 या उससे अधिक हो, तो उस गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से वहां पे सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ठीक, इसमें भी कुछ अपडेट्स किए गए बाद में, या इसका विस्तार किया गया। 9 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 7 जिले यानी कि वही बस्तर संभाग वाले 7 जिले के 29 विकास खंडों का चयन किया गया और इनके 100 से 249 आबादी वाले बसाहटों को 12 मासी सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई। एक तो आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है यहां पे जनजातियां निवास करती है, और यहां पर शामिल किया गया नक्सल प्रभावित जिले, ऐसे जिले जहां पर नक्सलवादियों का घटनाक्रम अक्सर देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विस्तार किया गया और नक्सल प्रभावित 7 जिले के 29 विकास खंडों का चयन किया गया जहां की आबादी 100 से 249 की आबादी वाले बसाहटों को 12 मासी सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई। तो इसको भी अलग से याद रख लेना, ठीक है। इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2022-23 में 248 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाई गई, ठीक है, जिसकी संख्या थी 385। टोटल 385 सड़कों का निर्माण किया गया इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, जिसकी लंबाई कितनी थी? 248। योजना अंतर्गत 2023-24 सितंबर माह तक की स्थिति में 28 सड़कों का निर्माण किया गया जिसकी लंबाई थी 29.56 किलोमीटर। ठीक, अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की। जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसकी शुरुआत 23 अप्रैल 2011 को की गई, इसका उद्देश्य ग्रामीण बसाहटों को 12 मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ना, सेम टू सेम यही कंडीशन है। अब देखिए, योजना अंतर्गत आवश्यक आबादी, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सामान्य क्षेत्र की आबादी 500 या उससे अधिक है उन्हें 12 मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा, लेकिन बहुत से ऐसे गांव है जहां की आबादी 500 से कम है, उनका क्या? तो उनके लिए लाया गया आपका मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। सामान्य क्षेत्र जिनकी आबादी 250 या उससे अधिक है, 250 या उससे अधिक है, तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 12 मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ा जाएगा। क्योंकि इसका जो सामान्य क्षेत्र का क्राइटेरिया था वो ज्यादा था, तो उसको कम करके मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लाया गया और 250 या उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र को 12 मासी सड़कों से जोड़े जाने का प्रावधान किया गया। इसमें आगे कोई भी अपडेट नहीं है, ठीक है, इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है माडा क्षेत्र या माडा पॉकेट क्या होता है, आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी डेफिनेशन याद रखिएगा क्योंकि इस सेक्टर से अब पीएससी और व्यापम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। माडा क्षेत्र या माडा पॉकेट, इसका फुल फॉर्म, इस माडा क्षेत्र का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, MADA, माडा क्षेत्र का फुल फॉर्म मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब यह है क्या? एक या एक से अधिक राजस्व ग्राम को मिलाकर चिन्हांकित किया गया
जिसकी कुल जनसंख्या 10,000 से अधिक हो एवं जनसंख्या का 50% से अधिक भार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का है, उसे माडा क्षेत्र घोषित किया जाएगा। प्रदेश में माडा क्षेत्र की कुल संख्या 9 है। ये एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है कि हमारे छत्तीसगढ़ में माडा क्षेत्र की संख्या कितनी है? 9 है। कौन कौन से? बलौदाबाजार जिले का बलौदाबाजार, धमतरी जिले का गंगरेल, महासमुंद जिले का महासमुंद 1, महासमुंद 2, राजनांदगांव। अच्छा, राजनांदगांव की जगह यहां पे आपको अपडेट करना है खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई। नया अपडेशन आया है। देखो, इकोनॉमिक सर्वे के बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, ये मैंने अलग से ऐड किया है, क्योंकि देखो, अगर केवल इकोनॉमिक सर्वे के ही भरोसे बैठे रहोगे कि गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे है उससे क्वेश्चन बनेगा, तो उसमें ये सारे डाटा नहीं दिए रहते। इसके लिए अलग से प्रशासनिक प्रतिवेदन पढ़ने पड़ते हैं। माडा क्षेत्र के बारे में आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे में नहीं मिलेगा, उसके लिए अलग से प्रशासनिक प्रतिवेदन पढ़ना पड़ता है आपके इस पंचायत विभाग का। तो माडा क्षेत्र क्या है? माडा क्षेत्र ऐसे राजस्व ग्रामों को मिला के चिन्हांकित किया जाता है जहां की आबादी 10,000 या उससे अधिक हो और उसकी 50% आबादी एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए, उन्हें माडा क्षेत्र घोषित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में माडा क्षेत्र की संख्या कितनी है? 9। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग मुझे अपने आर्थिक सर्वेक्षण के बुक में चीजों को ऐड करना पड़ता है और नेक्स्ट ईयर के प्रशासनिक प्रतिवेदन में कुछ अपडेशन आया तो उसको चेंज करना पड़ता है। वर्तमान में जो नचनिया है ये खैरागढ़, छुईखदन, गंडई का हिस्सा है। आगे आपको अपडेट करवाऊंगा मैं, ठीक। कबीरधाम जिले के अंतर्गत, जांजगीर चांपा का रुगजा और रायगढ़ का गोपालपुर, यहां पे सारंगढ़ बिलाईगढ़ नया जिला बन गया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का सारंगढ़। तो ये टोटल 9 आपके माडा क्षेत्र है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र माडा क्षेत्र नहीं है? तो आपको सभी 9 के नाम याद होने चाहिए। कौन कौन सा? बलौदाबाजार, गंगरेल, महासमुंद 1, महासमुंद 2, नचनिया, कबीरधाम, रुगजा, सारंगढ़, गोपालपुर। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा सा ना एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा डीप में जाकर के पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि माडा क्षेत्र का आगे हम और एक पूरा लिस्टिंग देखेंगे, वहां आपको और कुछ अपडेट करवाऊंगा। नेक्स्ट है आदर्श ग्राम योजना। अब ये आदर्श ग्राम होता क्या है? आदर्श ग्राम का मतलब ऐसा गांव जो कि आदर्श हो, आइडियल हो। ऐसे गांव जो कि सड़कों से जुड़े हो, जहां पे प्रॉपर पेयजल की आपूर्ति हो, जहां पर आपके जल निकासी की व्यवस्था हो, वहां उस गांव में साफ सफाई की व्यवस्था हो, सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो, तो ऐसे गांव को आदर्श गांव कहा जाता है। जनरली गांव में भौतिक जो सुख सुविधा है उसका अभाव होता है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। तो लाया गया आदर्श गांव का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आया सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत हुई 11 अक्टूबर 2014 को। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देश के सभी सांसदों को, ठीक है, बात हो रही है लोकसभा राज्यसभा की, देश के सभी सांसदों को 1 साल के लिए एक गांव को गोद लेकर वहां विकास कार्य करना तथा गांव के बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ ही खेती, पशुपालन, कुटीर उद्योग, रोजगार आदि के विकास पर जोर देना है। यानी कि सांसदों को सांसद फंड प्रोवाइड किया जाएगा। आदर्श ग्राम के लिए जो है केंद्र सरकार उसमें राशि डालेगी। सांसद अपने निर्वाचित क्षेत्र में से किसी एक गांव को गोद लेंगे 1 साल के लिए और अपने सांसद निधि में से उस गांव के विकास के लिए व्यय करेंगे। लेकिन ये केवल आपके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है। वास्तविक तौर पर अब तक कितने गांव का विकास हुआ है कोई जानकारी नहीं। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डेट कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है। देश में जितने भी सांसद हैं सभी के सभी एक साल के लिए एक गांव को गोद लेंगे और उसमें विकास कार्य करेंगे तथा बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ खेती, पशुपालन, कुटीर उद्योग, रोजगार आदि के विकास पर जोर दिया जाएगा। ठीक है। चयनित ग्राम की अगर हम बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम 1 साल में 16 गांवों का चयन होता है। 16 गांव का चयन कैसे? हमारे छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। तो 11 प्लस 5 टोटल हो गया आपका 16। तो 16 सांसद है तो 16 गांवों का एक वित्तीय वर्ष में चयन होता है। हाँ, एक साल के लिए एक टोटल 16 गांवों का चयन होता है। अगर इसके आंकड़ों की हम बात करें वर्तमान में इस सांसद आदर्श ग्राम योजना, अच्छा इसका तो पूरा डिटेलिंग है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2, इसका सेकंड फेज भी चालू हो चुका है। 2 के तहत राज्य के सभी 16 माननीय सदस्यों
द्वारा उनकी कार्यकाल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 से लेकर के 2023-24 तक प्रत्येक वर्ष में एक एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाना है। इस प्रकार कुल 80 पंचायतों का चयन अपेक्षित है, जिसके विरुद्ध में अब तक 72 पंचायतों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 65 ग्राम पंचायतों की ग्राम विकास योजना तैयार की जा चुकी है। इन 65 पंचायतों की ग्राम विकास योजना में 2817 सूचीबद्ध कार्यों में से 1733 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिनकी प्रगति 62% है। समझ रहे? योजना कब से चालू हुआ है? 2014 से, जिसमें टोटल जब से जो उसका सेकंड फेज चालू हुआ 2019-20 में, पहला फेज तो 2014 में चालू हुआ, सेकंड फेज चालू हुआ 2019-20 में। 2019-20 से लेकर के 2023-24 तक टोटल 80 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाना था। ठीक है, टोटल 80 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाना था, जिसमें से अब तक 72 ग्राम पंचायतों का चयन किया जा चुका है। और इस 72 ग्राम पंचायतों में से 65 ग्राम पंचायतों के जो है गांव के विकास के अभी योजना बनाए गए हैं बस। और 65 पंचायतों के ग्राम विकास योजना 2871 सूचीबद्ध कार्यों में से 1733 कार्य पूर्ण हुए हैं। मतलब कितना धीरे कार्य होता है इसमें। जनरली संसद फंड पूरा अंदर हो जाता है, ये केवल डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी योजनाएं रह जाती है और पैसा कहां जाता है किसी को कोई अता पता नहीं। विधायक आदर्श ग्राम योजना, इस सांसद आदर्श ग्राम योजना के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में लाया गया विधायक आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2015 को। इसका उद्देश्य है, देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर इसे प्रारंभ किया गया तथा विधायकों को एक एक ग्राम को विकसित करने का सुझाव दिया गया। हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90, यानी कि 90 विधायक है। प्रदेश के 90 विधायक द्वारा एक एक ग्राम का चयन किया जाना अपेक्षित था, लेकिन फिलहाल ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है जहां तक मुझे जानकारी है। इसमें आगे कोई अपडेट नहीं है। ठीक, लेकिन याद रखना कि ये योजना कब शुरू हुआ था। 1 साल बाद 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना, उसके 1 साल बाद आपके 1 अप्रैल 2015 को 15 को जो है विधायक आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। स्वच्छ भारत मिशन जिसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को, इसका फेज 2 की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 2020 को। यह भी याद होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रश्न पूछेगा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज 2 की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 2020 को। इसका क्रियान्वयन 5 सालों के लिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक किया जाएगा। इसमें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है शौचालय निर्माण के लिए। अगर कोई पारिवारिक या व्यक्तिगत तौर पर शौचालय का निर्माण कराना चाहता है तो शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए प्रति परिवार प्रदान करती है गवर्नमेंट। ठीक है, कोई परिवार अपने घर में शौचालय का निर्माण करना चाहता है तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत उसे 12,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और किसी मोहल्ले में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराना है तो 3 लाख रुपए प्रति यूनिट शौचालय के लिए राशि प्रदान की जाती है। घोषित 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। अगर हम बात करें इसमें कुछ पुरस्कारों की, तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 में पतोरा ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती अंजिता गोपेश साहू को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये करंट का टॉपिक था, इसे भी याद रख लेना। लेकिन इसमें प्रति परिवार कितनी राशि मिल रही है और सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए कितनी राशि मिल रही है याद होना चाहिए। और कब इसे खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया भारत को, उस डेट को भी याद रख लेना, 2 अक्टूबर 2019। नेक्स्ट देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, ये जो योजना है ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के अंतर्गत लागू है। इस परियोजना की जो अवधि है वो है अधिकतम 3 वर्ष। इसका उद्देश्य युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर कम से कम 70% प्रशिक्षित युवाओं को औपचारिक संस्थाओं में जिला, राज्य या राज्य के बाहर नियोजित करना। यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग तो प्रदान किया जाएगा, लेकिन जो प्रशिक्षित रहेंगे, जो ट्रेंड आपके युवक युवतियां हैं, उन्हें प्रशिक्षण मिलने के पश्चात राज्य के किसी संस्थान में या जिले के किसी संस्थान में, जिले के बाहर राज्य के किसी संस्थान में या राज्य से बाहर किसी अन्य राज्यों में
उन्हें जो है नौकरी भी दिलाया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, राज्य के बाहर उन्हें नियोजित करना इस योजना का उद्देश्य है। लाभार्थी की बात करें तो 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण बीपीएल परिवार के युवक युवती। देखिए 15 से 35 वर्ष क्यों दिया है, हमारे यहाँ जो 14 वर्ष से 14 या उससे कम आयु वर्ग के जो है कैटेगरी, ये चाइल्ड लेबर, ठीक है, बाल श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। तो 14 से अधिक यानी कि 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के होने चाहिए ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल परिवार के युवक युवती इसके अंतर्गत पात्र होंगे। लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत 22-23 में 9,725 युवाओं को तथा 2023-24 सितंबर 2023 तक की स्थिति में 1445 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का ही एक पार्ट है रोशनी कार्यक्रम। जैसे कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है ये पूरा अखिल छत्तीसगढ़ में लागू है, पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में राज्य में लागू है। वहीं रोशनी कार्यक्रम जो कि इसी का एक पार्ट है ये नक्सल प्रभावित जिले में लागू है। देखिए सुदूर अनुसूचित जनजाति बहुल व अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित जिले के युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर औपचारिक संस्था में जिले राज्य के बाहर नियोजित करना। सेम कॉन्सेप्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन रोशनी कार्यक्रम जो है ये चलाया जाता है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में। ठीक है, इसमें सम्मिलित जिले की बात करें तो 8 अनुसूचित जनजाति बहुल और नक्सल प्रभावित जिले कौन कौन से, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव, ये बस्तर संभाग के 7 जिले और एक बलरामपुर, 8। इन 8 जिलों को शामिल किया गया है इस रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत। प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग के पश्चात उन्हें नौकरी भी दिलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है इसका हर एक लाइन एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इस सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्र महत्वपूर्ण सांख्यिकी जानकारी। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 135,192 वर्ग किलोमीटर, कहीं पे दिया रहेगा 135,191, 135,192, 135,193, 135,197, उस पर फोकस मत करना। जो ये डाटा दिया गया उसे याद रखिए। 135,192 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है। इसमें राज्य का अनुसूचित क्षेत्र कितना है पूछा जाए। ठीक है, यानी कि कितना क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है, अनुसूचित क्षेत्र देखिए, अनुसूचित क्षेत्र यानी कि अनुसूची 5 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जो कि जनरली आपके आदिवासी बहुल जनजाति बहुल क्षेत्र होते हैं, जो कि समाज की मुख्य धारा से अलग थलग जीवन यापन करना चाहते हैं, ऐसे क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करता है। यानी कि राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति जो है इस क्षेत्र का प्रशासनिक व्यवस्था संभालते हैं। तो राज्य का अनुसूचित क्षेत्र कितना है, छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल है 135,192 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य का अनुसूचित क्षेत्रफल है 81,862 वर्ग किलोमीटर। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और रिपीट भी होगा। ठीक है, एकदम याद होना चाहिए क्योंकि इस सेक्टर से क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य का अनुसूचित क्षेत्रफल कितना है, तो 81,862 वर्ग किलोमीटर। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में आदिवासी उप योजना क्षेत्र का प्रतिशत, चलिए ठीक है इसको बाद में बताता हूं, उप योजना क्षेत्र को पहले देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का आदिवासी उप योजना क्षेत्र कितना है, 91,253 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 67.50% एरिया इस आदिवासी उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, इस परसेंटेज से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। वैसे तो इसमें जितने भी चीजें दी गई है वो सब याद होने चाहिए। पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले, छत्तीसगढ़ के कितने ऐसे जिले हैं, 33 जिलों में से कितने ऐसे जिले हैं जो कि पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो वो है टोटल 14 जिले। कौन कौन से हैं आगे हम देखेंगे। आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिलों की संख्या कितनी है, 6 जिले ऐसे हैं जिसके कुछ थोड़े बहुत आंशिक रूप से उसके कुछ क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शामिल जिलों की संख्या है 25। आदिवासी विकास खंडों की कुल संख्या है 85। इससे तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है, 85। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत टोटल 19 क्षेत्र शामिल है। आपका माडा पॉकेट अभी हमने देखा था, ठीक है, माडा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 9 क्षेत्र आते हैं और लघु अंचल के अंतर्गत कुल 2 क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ जितने भी चीजें लिखी गई है ना, सबको याद रखना। एक आधी डाटा दे देगा, 4 डाटा उठाएगा, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक, अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुल
कुल कितने जिले 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित है? छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र भारत सरकार की असाधारण राजपत्र के भाग 2 अनुभाग 3 उप अनुभाग 1 दिनांक 20 फरवरी 2003 छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित निम्नलिखित अनुसूचित क्षेत्र को परिभाषित किए गए हैं। अब देखो, छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले अनुसूचित क्षेत्र के पूर्ण रूप से, क्या बोला जा रहा है, पूर्ण रूप से कुल कितने जिले अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? तो उनकी संख्या है 14। ठीक, पहले देखिए, पहले केवल 7 जिले थे। कौन कौन से? सरगुजा, कोरिया, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोरबा और जशपुर। पहले 7 जिले थे। अब इन 7 जिलों से विभाजित होकर के बहुत से नए जिले बने, जैसे कि सरगुजा सरगुजा से पृथक होकर के बना बलरामपुर और आपका सूरजपुर। सरगुजा संभाग में आपका बलरामपुर और सूरजपुर है। तो सरगुजा 1, बलरामपुर 2, सूरजपुर 3। उसके बाद कोरिया जिले से पृथक होकर के बना है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो कोरिया 4, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 5। बस्तर जिले में बस्तर 6, नारायणपुर 7, कोंडागांव 8। ठीक है, दंतेवाड़ा से पृथक होकर के बना है आपका, देखिए दंतेवाड़ा 9, इससे पृथक होकर के बना है बीजापुर 10 और सुकमा 11। उसके अलावा कांकेर 12, कोरबा 13 और जशपुर 14। तो ये 14 जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए। मैंने ब्रैकेट में यहां पे इसलिए लिखा है क्योंकि पहले ये जो जिले हैं, जैसे कि सरगुजा के अंतर्गत बलरामपुर, सूरजपुर आता था, उसके बाद कोरिया के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़ आता था। ये डाटा ना बहुत सालों से अपडेट नहीं हुआ था। पिछले साल के प्रशासनिक प्रतिवेदन में ये डाटा आया था। तो वर्तमान में सूरजपुर, देखिए सरगुजा संभाग से कौन कौन है? सरगुजा 1, सूरजपुर 2, बलरामपुर 3। उसके बाद कोरिया 4, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 5। ठीक, उसके बाद बस्तर संभाग से कौन कौन है? बस्तर 1, नारायणपुर 2, कोंडागांव 3, दंतेवाड़ा 4, बीजापुर 5, सुकमा 6 और कांकेर 7। यानी कि बस्तर संभाग के 7 जिले जो कि पूर्ण रूप से आ रहे हैं। फिर कोरबा जिला, बिलासपुर संभाग का कोरबा जिला और सरगुजा संभाग का जशपुर जिला भी। ठीक है, सरगुजा संभाग का जशपुर जिला, सरगुजा का 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरा का पूरा सरगुजा संभाग आ रहा है। देखो याद रखने का तरीका बता रहा हूं। हमारे प्रदेश में संभाग की संख्या कितनी है? वर्तमान में टोटल 5 संभाग है, जिसमें से सरगुजा संभाग के टोटल 6 जिले कौन कौन से? सूरजपुर, जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़ और इधर जशपुर। ठीक है, 6 जिले। बस्तर संभाग के अंतर्गत जिलों की संख्या कितनी है? 7। तो पूरा का पूरा 7 जिला बस्तर संभाग का। ठीक है, इसके पूरे के पूरे जिले। फिर आपका बिलासपुर संभाग का कोरबा 1। ठीक, बिलासपुर संभाग का कोरबा 1। तो 6, 6, 12 और 1, 13 प्लस 1, 14। तो 14 जिले पूर्ण रूप से आपके आंशिक जिले के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला पूर्णतः आंशिक जिले में शामिल नहीं है? पूर्णतः जो है आपके अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो आपको 14 जिलों के नाम याद होने चाहिए। याद रखने का तरीका आपको बता दिया। सरगुजा संभाग पूरा, बस्तर संभाग पूरा, बिलासपुर संभाग का कोरबा 1। इससे आपको याद रखने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, यहां पे वही चीजें दिया गया है। और आंशिक रूप से शामिल कुल जिलों की संख्या कितनी है? कुल जिलों की संख्या है आपका 6। जैसे कि बिलासपुर जिले इसमें वर्तमान अगर हम बात करें, पहले बिलासपुर से पृथक होकर क्या बना है? गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिला। तो गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले का मरवाही, गोरिल्ला 1, गोरिल्ला 2 आदिवासी विकास खंड तथा बिलासपुर का सामुदायिक विकास खंड कोटा राजस्व निरीक्षण खंड, ये इसके अंतर्गत शामिल है। दुर्ग जिले में वर्तमान में बालोद में डोंडी आदिवासी विकास खंड, राजनांदगांव पहले था, वर्तमान में हो गया आपका मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये आता है आंशिक रूप से। रायपुर वर्तमान में गरियाबंद, यानी कि गरियाबंद जिले का गरियाबंद, मैनपुर, छुरा आदिवासी विकास खंड। धमतरी जिले में सिहावा नगरी आदिवासी विकास खंड। रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और खरसिया आदिवासी विकास खंड ये शामिल है। ठीक, अब इसके नीचे जो डाटा दिया गया है ये थोड़ा सा आपका जीएस का पोर्शन है और इस सेक्टर से भी सुमेलित कीजिए करके आता है। आदिवासी विकास प्रकोष्ठ,
केंद्रीय आदिवासी विकास प्रकोष्ठ और राजकीय आदिवासी विकास अभिकरण और राजकीय आदिवासी विकास अभिकरण। ठीक है, जैसे कि जो विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की विशेष रूप से पिछड़ी हुई 5 जनजातियां हैं, बैगा, अबुझमाड़िया, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा। और राज्य सरकार की विशेष रूप से पिछड़ी हुई 2 जनजाति है, एक है पंडो और दूसरा है भुंजिया। तो जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति है उसके विकास के लिए सरकार के द्वारा अलग अलग विकासात्मक कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उस पर निगरानी रखने के लिए विकास प्रकोष्ठ, विकास अभिकरण ऐसा गठन किया जाता है। तो हमारे प्रदेश में विकास प्रकोष्ठ की संख्या टोटल कितनी है? 10। बैगा, अब देखिए ये विकास प्रकोष्ठ किस जिले में है, इससे भी क्वेश्चन आता है। बैगा विकास प्रकोष्ठ एक है आपके मुंगेली में, ठीक, एक मुंगेली, दूसरा राजनांदगांव और तीसरा बैकुंठपुर, जहां पे बैगा जनजाति की जनसंख्या अच्छी खासी है। तो बैगा विकास प्रकोष्ठ मुंगेली, राजनांदगांव और बैकुंठपुर। बिरहोर विकास प्रकोष्ठ है बिलासपुर में। पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ है बलरामपुर में। पहाड़ी कोरबा बिरहोर विकास प्रकोष्ठ है कोरबा में। बिरहोर विकास प्रकोष्ठ एक है धर्मजयगढ़ में। कमार विकास प्रकोष्ठ है आपके नगरी में। कमार विकास प्रकोष्ठ है भानुप्रतापपुर में। कमार विकास प्रकोष्ठ एक है आपके महासमुंद में। तो ये सारे विकास प्रकोष्ठ के भी नाम याद होने चाहिए। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस एक जिले में या किस एक क्षेत्र में बैगा विकास प्रकोष्ठ गठित नहीं है? मुंगेली, राजनांदगांव, बैकुंठपुर, बिलासपुर, ऐसे करके देगा। तो कहां पर है ये याद होने चाहिए, क्योंकि इस सेक्टर से एग्जाम में क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। केंद्रीय आदिवासी विकास अभिकरण, बैगा विकास अभिकरण है आपके कबीरधाम में। पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण है पहाड़ी कोरवा जनजाति के लिए अंबिकापुर में। पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर का एक विकास अभिकरण है जशपुर में। कमार विकास अभिकरण है आपके गरियाबंद में। अबुझमाड़ विकास अभिकरण है नारायणपुर में। बैगा विकास अभिकरण है गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में। ये तो केंद्र सरकार की विशेष रूप से पिछड़ी हुई 5 जनजातियां हैं। अगर राज्य सरकार की बात करें तो राजकीय आदिवासी विकास अभिकरण, पंडोप विकास अभिकरण सूरजपुर, क्योंकि यहीं पर इनकी आबादी अच्छी खासी है। और भुंजिया विकास अभिकरण यह है गरियाबंद में। यहाँ पे इनकी आबादी अच्छी खासी है, यानी कि भुंजिया जनजाति मुख्य रूप से इनका संकेंद्रण गरियाबंद में, पंडोप जनजाति इनका मुख्य रूप से संकेंद्रण है सूरजपुर में। ठीक, तो ये डाटा आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार है। जो भी हमने पहले डाटा पढ़ा ना, ये वाला, ये डाटा इसके पूरे डिटेलिंग यहां पर दिए गए हैं अनुसूचित क्षेत्र महत्वपूर्ण सांख्यिकी जानकारी के। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना। अगर हम बात करें जैसे कि उपयोजना क्षेत्र जिलों की संख्या, ये ना अपडेट हो चुका है। अपडेशन के बाद जैसे कि मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, इसमें जिलों की संख्या कितनी दी गई है? 25। ठीक है, 25 दिया गया है, लेकिन ये अपडेट होकर के हो गया है आपका 27। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रदेश में उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं, तो कुल कितने जिले आते हैं तो ध्यान देना, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर। ठीक है, पहले तो याद रखना कुल कितने जिले आते हैं, कुल आते हैं आपके 27। आर्थिक सर्वेक्षण में इसको अपडेट करना है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण में इसको अपडेट करना है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे आता है आपका फरवरी में, जब बजट आता है, बजट के कुछ दिन पहले आप आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ सरकार जारी करती है। लेकिन जो आदिवासी या जनजाति विभाग का जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है वो आता है जुलाई या आपके जून जुलाई के एंड में। इनका प्रशासनिक प्रतिवेदन अलग से जारी होता है, उसमें कुछ अपडेशन रहते हैं, वही अपडेट करा रहा हूँ। आपके जो आर्थिक सर्वेक्षण के बुक है, आर्थिक सर्वेक्षण के बुक में इसमें आपको मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं। तो यहां पर आपका संख्या दिया गया है 25, आपको करना है 27। ठीक, जैसे कि कौन कौन से जिले हैं? सबसे पहले बस्तर संभाग के 7 जिले, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर। उसके बाद गरियाबंद, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद। ठीक, ये 4 कहाँ है? रायपुर संभाग के। उसके बाद है बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और जशपुर। ये आपके बुक में दिया गया है। इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, आपको नाम याद होने चाहिए। अगर कभी से डीप में क्वेश्चन जाकर के पूछा तो आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र आपका जिला आदिवासी उप योजना क्षेत्र में शामिल नहीं है, ऐसा करके पूछ सकता है। तो यहां पर आपको अपडेट करना है। ये जो राजनांदगांव दिया गया है, ये इस राजनांदगांव के स्थान पर आपको लिखना है
मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक, यहां पर भी आपको लिखना है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। और इस नचनिया और बछेरा भाटा इसको हटा देना है। ठीक, ये आपको अपडेशन बता रहा हूं, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, और दूसरा अपडेट आपको करना है, ये अपडेट कर लिए, ये अपडेट आपको राजनांदगांव में मोहिला मानपुर, राजनांदगांव को हटा करके मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी लिखना है। नचनिया और बछेरा भाटा इसको हटाना है, क्योंकि ये जो नचनिया और बछेरा भाटा है ये चला गया है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में। ठीक है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। जैसे कि मैंने आपको 27 बताया, तो नीचे तो टोटल 25 दिया है, 26वां है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, जिसमें नचनिया और बछेरा भाटा। अब ये है क्या आगे आपको और बताता हूं मैं। और एक आपको एडिट करना है यहां पर शक्ति, ये जो जांजगीर चांपा दिया गया है, ये इस जांजगीर चांपा के स्थान पर आपको लिखना है शक्ति। क्या? शक्ति। ठीक, ये दो चीज अपडेट करना है। और जशपुर में जो यहां पर सारंगगढ़ दिया गया है, ये सारंगगढ़ अब चला गया है आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में। चलो आगे आपको बताता हूं, पहले तो ये समझ लीजिए आप। देखो इसमें ना कंफ्यूज मत होना। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने जिले आ रहे हैं? 27 जिले। यहां पर जितने जिले दिए गए हैं उसमें राजनांदगांव को हटा करके मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी लिखना है। और यहां पर 25 के बाद 26वां है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, और 27वां है सारंगगढ़, बिलाईगढ़। इनको ऐड कीजिएगा तो छत्तीसगढ़ में टोटल 27 है आपके उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत जिले। ये है। दूसरा है आपका एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, इनकी संख्या कितनी है? 19। कौन कौन सी? बिलासपुर का जगदलपुर, कोंडागांव का कोंडागांव, नारायणपुर का नारायणपुर, कांकेर का भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा का दंतेवाड़ा, सुकमा का कोंटा, बीजापुर का बीजापुर, गरियाबंद का गरियाबंद। उसके बाद बलौदाबाजार में कुछ नहीं है, धमतरी का नगरी, उसके बाद महासमुंद में कुछ नहीं है, बालोद का डोंडी लोहारा। और ये राजनांदगांव को काट करके मैंने यहाँ क्या लिखा है? मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक है, यहां पर क्या लिखना है? मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो ये इसमें शामिल है। उसके बाद आगे है आपका कबीरधाम में कुछ नहीं है, सरगुजा का अंबिकापुर, सूरजपुर का सूरजपुर, बलरामपुर का पाल, कोरिया का बैकुंठपुर, और कोरबा का कोरबा। और नीचे तरफ फिर है आपके बिलासपुर, गोरिल्ला पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली को मिलाकर के गोरिल्ला, और रायगढ़ का धर्मजयगढ़, जशपुर का जशपुर नगर। ये क्या है? ये है आपके परियोजना, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना। ठीक, माडा क्षेत्र, माडा पॉकेट जो हमने पढ़ा, उसमें बलौदाबाजार 1, दूसरा धमतरी का गंगरेल, तीसरा महासमुंद का महासमुंद 1, महासमुंद 2, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद ये जो नचनिया और बछेरा भाटा है, ये दोनों के दोनों जाएंगे खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में। टेलीग्राम में मैं इसका एक आपको इमेज भी शेयर कर दूंगा, वहां से जाकर के इसको डाउनलोड करके अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर कबीरधाम, नेक्स्ट है आपका रुगजा, ये आएगा आपका शक्ति के अंतर्गत। ये जो आपका रुगजा है, ये रुगजा आएगा किसके अंतर्गत? ये आएगा शक्ति के अंतर्गत। ठीक है, जांजगीर चांपा को काट के आपको शक्ति करने बोला, ये आएगा आपका शक्ति के अंतर्गत। ठीक, बाकी फिर आपका गोपालपुर है रायगढ़ के अंतर्गत, और सारंगगढ़, ये जो सारंगगढ़ है ये अलग से आपको ऐड करना है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला, उसके अंतर्गत आएगा सारंगगढ़ माडा क्षेत्र। ठीक, और दो लघु अंचल की बात हुई है इसमें। दो लघु अंचल कौन कौन से है? एक है आपका धुर्रा बांधा जो कि है बलौदा बाजार में, और दूसरा है बछेरा भाटा, ये कहां पर है? ये मौजूद है आपके खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में। तो इतने को थोड़ा सा अपडेट भी कर लेना। और इसमें माडा क्षेत्र से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, लघु अंचल क्षेत्र आप अलग से याद कर लेना, जिले कौन कौन से है एक नजर में इसे भी देख लेना, और एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र है। क्योंकि अब जैसे जैसे एग्जाम में जो है आप क्वेश्चन देख रहे हैं थोड़ा सा टफ होते जा रहे हो, थोड़ा डीप में जाकर क्वेश्चन आ रहा है, तो इस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी है। तो अभी के लिए इतना ही। किसी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।